तो ये जो बुक के बारे में जो अभी बताने वाला हूँ, ये रोनाल्डो, रॉजर फेडरर और लाइक जो भी एकदम पॉपुलर लाइक स्पोर्ट्स पर्सन और लाइक मिलियनियर बिलियनियर्स है, उन्होंने पढ़ा है। अब ये बुक मेजरली हाउ टू प्ले टेनिस पे फोकस करता है, ठीक है, पर इसके अंदर इतने अच्छे पॉइंटर्स है कि तुम इसे किसी भी फील्ड पे यूज कर सकते हो, इवन इफ यू आर लाइक अ डॉक्टर, इंजीनियर, एनीथिंग, लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू स्टडी फॉर लाइक, अगर तुम्हें लॉयर बनना है या कुछ बड़ा चीज़ करना है लाइक सीए, पायलट, एवरीथिंग, ये तुम्हें फोकस और कैसे पढ़ना है और लाइक हाउ टू फोकस इन योर करियर एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये बुक मेनली दो चीज़ के बारे में बात करता है, सेल्फ वन, सेल्फ टू। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें सेल्फ वन से ज़्यादा सेल्फ टू को क्यों ध्यान पे रखना है, ठीक है। इट्स अ वेरी लाइफ चेंजिंग थिंग। अगर रोनाल्डो ने पढ़ा है तो कुछ तो अच्छा होगा ना। तो मैं ये पूरा बुक मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है और मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क किए हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट भाई। सो दिस इज माय फर्स्ट एवर वीडियो। मैं अभी बता रहा हूँ, इस बुक का मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि लाइक दिस इज 137 पेज बुक। मैं इसमें से जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगा और जो चीज़ मेरे व्यूअर्स को इंपॉर्टेंट होगा सुनने के बाद और उनका लाइफ चेंज होगा, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, वो पॉइंट्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस एक्सप्लेनर जॉनरा पे, इसलिए थोड़ा मिस्टेक होगा ना तो भाई कमेंट लिख के ग्रिल करो यार मुझे कि अबे यार ये पगलू क्या बोल रहा है, ये समझ नहीं रहा, ये समझ नहीं रहा। तो भाई यू कैन रोस्ट मी, ओके, ठीक है, पर्सनल मत जाना। Man is thinking read, but his great works are done when he is not calculating and thinking. Childlikeness has to be restored. सो व्हाट दिस बुक और व्हाट ये अभी ये जो पॉइंट बोल रहा है, तो हम हर एक इंसान के अंदर वो मतलब वो एक बचपन का वो बच्चा है ना, जैसे कि हर एक चीज़ पे हम क्यूरियस होते हैं, वो चीज़ होता है। पर जब हम बड़े होने लगते हैं तो हम हर एक चीज़ कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो ये बुक बोल रहा है कि कभी कभार तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो चाइल्ड लाइक, तो तुम्हारे अंदर जो बच्चा है उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। कभी कभार तुम, अगर तुम्हें कोई बिजनेस ओपन करना है तो तुम कैलकुलेट करके ये होगा ये होगा प्रॉफिट लॉस, तुम ये नहीं सोच सकते। तुम्हें एक्चुअली बिजनेस ओपन करना होगा और उस पर क्या क्या फॉल्ट है वो सब फेस करने के बाद तुम उससे सोल्यूशन भी ढूंढना होगा। सो दैट्स बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से कि कभी कभार इंसान कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेट करके सोचना शुरू कर देता है और वो एक्चुअल एक्शन ही नहीं कर पाता, या जो एक्शन वो कर रहा है वो अच्छे से नहीं कर सकता क्योंकि एक्शन करने के सिवाय वो कैलकुलेट करके सोच रहा है। सो एक्चुअल प्रेजेंट पे वो एक्शन नहीं ले पाता। सो दैट इज वन पॉइंट दिस बुक टॉक्स टू अबाउट। लाइक लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तुम रोनाल्डो हो या मेसी हो और तुम पिच के अंदर गेम खेल रहे हो, अगर तुम गेम 2400 घंटे तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो जब तुम्हारे पैर पे बॉल आएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग कि फ्यूचर पे ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, और तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। सो इन रियलिटी एज वेल, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा स्ट्रेस है, तो लाइक इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस दैट जस्ट अभी तुम क्या कर सकते हो वो करो। लाइक तुम्हारे अंदर का जो बच्चा है वो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बचपन पे हम ये क्या है ये क्या है ये क्या है वो सब पूछते थे ना, इसी तरह थिंक ऑफ क्वेश्चंस। ओके मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ पर ये प्रॉब्लम क्या है, लाइक डाइसेक्ट प्रॉब्लम को करो। ओके तो ये प्रॉब्लम ये बी क्यूरियस अबाउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम के बारे में सोचो और क्यूरियस हो कि ये प्रॉब्लम आया कैसे एंड स्टफ लाइक दैट। सो हाँ, तो ये अभी ये लाइन छोटा था पर एक्सप्लेनेशन बहुत ही लंबा था क्योंकि बुक पे 137 पेजेस है और मैंने लिटरली अभी 30 पेज को कंडेंस करके इतने पे बताया, ठीक है। टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली व्हाट इज मेंट बाय जजमेंट, imagine a single match being played by Mr. A and Mr. B and Mr. C. तो एक सिंगल मैच पे तीन प्लेयर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, एक्टिंग एज एन एम्पायर। मिस्टर ए इज सर्विंग हिज सेकेंड सर्व टू मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऐसे सर्व किया। On the first point of a tiebreaker, the ball lands wide and Mr. C calls out double fault. तो इस पे A और Mr. B दोनों compete कर रहे हैं और Mr. C रेफरी है। और Mr. A ने एक सर्व किया और उसको डबल फॉल्ट किया। सो लाइक वो टेनिस पे एक चीज़ है, वो मुझे भी पता नहीं पर वो एक फॉल्ट है, ठीक है। टेक्निकली Mr. A का सर्व फॉल्ट हुआ, रेफरी ने कॉल आउट किया। सो Mr. A frowns, says something demeaning about himself and calls himself terrible. Seeing the same stroke, Mr. B judges it as a good and smiles. The umpire neither frowns nor smiles. He simply calls the ball as he sees it. What is important to see here is that neither the goodness or badness ascribed to the event by the player is an attribute of the shot itself. Rather, they are evaluation added to the event in the minds of the player according to their individual reaction. Mr. A is saying, in effect, I don't like that event. Mr. B is saying, I like that event. The umpire here ironically called the judge
doesn't judge the event as positive or negative. He simply sees the ball land and calls it out. If the event occurs several more times, Mr. A will get very upset. Mr. B will continue to be pleased, and the umpire sitting above the scene will still be noting with detached interest all that is happening. What I meant by judgment is the act of assigning a negative or positive value to an event. In effect, it is saying that some events within your experience are good and you like them, and other events in your experience are bad and you don't like them. You don't like the side of yourself hitting a ball into the net, but you judge as good the side of your opponent aced by your serve. This judgment are our personal ego reaction to the sight, sound, feeling and thought with our experience. ये अभी क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर तुम सर्व मार रहे हो और वो सर्व फॉल्ट है, तो तुम अपने आप को दिमाग पे बोलोगे कि अरे यार ये मैंने क्या किया यार, मैंने इतना ट्रेनिंग किया फिर भी मैं इतना टट्टी खेल रहा हूँ यार, मुझे ऐसे नहीं खेलना चाहिए। तुम दिमाग पे उसको नेगेटिवली लोगे, पर उसी सिनारियो को तुम्हारा अपोनेंट सोचेगा कि अच्छा है, यस लाइक ही इज एक्चुअली मिसिंग, और वो खुश होगा। और एम्पायर जो मैच देख रहा है वो मतलब फीलिंगलेस होगा। अगर तुम मिस भी करोगे वो खुश नहीं होगा, सैड भी नहीं होगा। अगर तुम स्कोर भी करोगे वो खुश भी नहीं होगा, वो सैड भी नहीं होगा। वो बस लाइक डिटैच फ्रॉम ऑल द इमोशन, वो बस ऐसे एक बस न्यूट्रल स्टाइल से देखता ही रहेगा। ठीक है, तो ये अभी बोल रहा है कि एक्शन इन इटसेल्फ नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, उन एक्शन को हम नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, सो लाइक लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम बिजनेस पे एस करोगे, अगर बिजनेस पे एस करोगे तो मतलब तुम्हें कस्टमर्स लेकर आना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैंने एक शॉप खोला और मेरे शॉप पे कस्टमर आया, और मेरे शॉप पे कस्टमर आया, इसका मतलब मेरे ही ऑपोजिट पे एक शॉप है, उस पर वो कस्टमर्स नहीं गए, तो मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे अच्छा लगेगा कि वाओ कस्टमर कमिंग इन इज गुड। अब वो दूसरे शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से लगेगा कि ओ डैम मेरा कस्टमर ये ले जा रहा है, तो वो एंग्री सैड होगा। इवेंट तो एक ही है, पर मैं खुश हूं और वो सैड है। तो बेसिकली वो ये लाइन क्या कह रहा है कि इवेंट को तुम पॉजिटिव नेगेटिवली मत लो, इवेंट को तुम एज अ रेफरी क्या हो रहा है अभी बस ऐसे देखो। क्योंकि अगर तुम ज्यादा ही इमोशन लाइक इवेंट के अंदर रखोगे, लाइक एज आई सेड ओवर हियर, अगर लाइक वो प्लेयर जो फॉल्ट मार रहा है वो और फॉल्ट मारता ही जाएगा, तो वो खुद पे ही गुस्सा होता रहेगा और एंग्री होते ही जाएगा, और वो मतलब इतना इमोशनल हो जाएगा कि उसको पता भी नहीं चल रहा कि वो अभी एक गेम खेल रहा है, वो अभी पॉइंट लॉस कर रहा है, वो बस पॉइंट लॉस करते ही जाएगा और वो बस इमोशनली इतना एंग्री होते जाएगा, और बी खुश होते ही जाएगा, मतलब अपोनेंट खुश होते ही जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जो भी इवेंट हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसको मतलब इमोशनली मत देखो, उसको बस एज ए इवेंट कि ये क्या हो रहा है। ओके मैं अभी मेरा सर्व मिस कर रहा हूँ, ओके मैं क्यों मिस कर रहा हूँ, रादर देन बीइंग एंग्री यार मैं मिस कर रहा हूँ यार, फिर से आ रहा है यार, इतना ट्रेनिंग कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है इस बॉल की बात। ठीक है, लाइक डोंट लुक एट द इवेंट इन दैट वे, ऑलराइट। लाइक मतलब कैजुअली देखो यार, ओके मैं ऐसे बॉल मार रहा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ, पर मैं क्यों कर रहा हूँ। लाइक लुक एट इट एज अ एक्शन। ठीक है, एक्शन को ज्यादा इमोशनली मत लो, ये बोल रहा है ये लाइन। Hopefully you understand. Fortunately, most children learn to walk before they can be told how to by their parents. Yet, children not only learn how to walk very well, but they gain confidence in the natural learning process which operates within them. Mothers observe their children's effort with love and interest, and if they are wise, without much interference. If we could treat our tennis game as we do a child learning to walk, we would make more progress. When the child loses his balance and falls, the mother doesn't condemn it and for being clumsy. She doesn't even feel bad about it. She simply notices the event and perhaps gives a word of gesture of encouragement. Consequently, a child's progress in learning to walk is never hindered by the idea that he is uncoordinated. Why shouldn't a beginner player treat his backhand as a loving mother would her child? The trick is not to identify with the backhand. If you view an erratic backhand as a reflection of who you are, you will be upset. But you are not your backhand any more than a parent is his child. If a mother identifies with every fall of her child and takes personal pride in its every success, her self-image will be as unstable as her child's balance. She finds stability when she realizes that she is not her child and watches it with love and interest, but as a separate being. The same kind of detached interest is what is necessary to let your tennis game develop naturally. Remember that you are not your tennis game. You are not your body. Trust the body to learn and to play, as you would trust another person to do a job, and in a short time it will perform beyond your expectation. Let the flower grow. So what this line is trying to say is, जैसे कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम वो वॉक करने की कोशिश कर रहा है, जब वो गिरता है ना, तो हम उसको नहीं बोलते कि अरे बच्चा गिर रहा है, तुझे चलना नहीं था, ये नहीं आता। लाइक
तुमने कभी लाइक थिंक फ्रॉम लाइक अ मदर्स पर्सपेक्टिव, अगर तुम्हारा बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, गिर रहा है, तो तुम उसको मतलब नेगेटिवली नहीं बोलोगे कि अबे इसको तो चलना भी नहीं आता, नहीं, तुम उसको सिखाओगे भी नहीं, क्योंकि वो नेचुरली खुद उठ के वॉक करने की कोशिश करेगा। तो ये बुक कह रहा है कि हम सब के अंदर एक नेचुरल लर्निंग स्टफ है। अगर लेट्स से कि ये टेनिस के एग्जांपल पे बोल रहा है कि अगर तुम बैक हैंड शॉट मारने की कोशिश कर रहे हो और तुम कंटिन्यूसली मिस कर रहे हो और तुम अपने आप को जज कर रहे हो, अपने आप को बोल रहे हो कि यार ये ऐसे मारना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, और तुम एक सिंपल बैक हैंड शॉट को मोर कॉम्प्लेक्स करते ही ले जाओगे, तो ये बोल रहा है कि ये मत करो। तुम्हारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है। जैसे एक बच्चा खुद मिस्टेक करके खुद चलने की कोशिश करता है, नेचुरली वो कैसे चलना है वो सीखता है। ऐसे ही अगर तुम कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एज अ क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, तुम क्रिकेट पे अच्छा शॉट मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम अगर मार नहीं पा रहे हो, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल क्रिकेट पे तुम हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं लग रहा है, ठीक है, तो तुम उसको मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। तुम्हारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल लर्निंग स्टफ है, लाइक जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस, लाइक मसल मेमोरी की तरह उसको लेने की कोशिश करो, ठीक है, लाइक ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम मसल मेमोरीज पर्सपेक्टिव। दैट इज बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से हियर। देखो कि व्हाई शुडंट अ बिगिनिंग प्लेयर ट्रीट हिज बैकहैंड एज अ लविंग मदर विद हर चाइल्ड, कि एक बिगिनर प्लेयर अपने बैक हैंड शॉट को एक मदर जैसे अपने चाइल्ड को कैसे ट्रीट करता है, ऐसे क्यों नहीं ट्रीट करते। हम अपने आप को, जब हम ट्रेनिंग पे होते हैं और जब हम कुछ मिस करते हैं, तो हम अपने आप को बहुत मतलब इनसाइडर माइंड हम गाली देते हैं। तो अब आता है सेल्फ वन और सेल्फ टू। तो मैं क्लियरली डिफाइन करता हूँ। सेल्फ वन, हम जब कुछ चीज़ करते हैं, लाइक लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, जब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं गोल मारने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं मिस करता हूँ तो एक आवाज़ अंदर से आता है कि अबे तू पागल, इतना इजी शॉट भी तू नहीं मार पाया, ओपन था, ये था, तो हम खुद को ही गाली देने की स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बुक बोल रहा है कि जैसे एक मम्मी कोई अपने बच्चे को गिरता हुआ देखेगा, फर्स्ट टाइम वॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको डांटेगा नहीं। ऐसे ही मतलब अगर तुम मिस करो तो खुद को डांटो मत, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक लर्निंग प्रोसेस है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो शॉट मारेगा, यू आर गोना स्कोर द नेक्स्ट टाइम, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तुम गिरोगे, पर तुम अगर फिर से उठ के ट्राई करोगे तो तुम वॉक कर पाओगे। ऐसे अगर तुम मिस करोगे तो अपने आप को डांटो मत, क्योंकि डांटने के, इफ यू पनिश योरसेल्फ, यू आर नॉट गोना गेट एनीथिंग। दैट इज बेसिकली व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू से, ऑलराइट। सो ट्राई टू ट्रीट योर मिस्टेक लाइक हाउ अ पेरेंट would treat his child falling while he's trying to walk for the first time. Hopefully you understand कि कोई बच्चा फर्स्ट टाइम वॉक करने की कोशिश कर रहा है, वो गिर रहा है, उसका पेरेंट्स उसको मारेगा, मतलब चिल्लाएगा तो नहीं ना, कि वो उसको इंकरेज करेगा, ओके, ट्राई अगेन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को इंकरेज करो, क्योंकि जैसे कोई बच्चा को बिना इंस्ट्रक्शन दिए वो वॉक करना सीख सकता है, ऐसे ही हमारे अंदर एक इनर मसल मेमोरी लर्निंग का मतलब एक टेक्निक है, हमें उसको नर्चर करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम तुम कार चलाओ या बाइक चलाओ, ठीक है, तुम हर बार नहीं सोचना ओके ये गाड़ी इधर आ रही है, मुझे ब्रेक मारना पड़ेगा, मुझे साइड मिरर देखना पड़ेगा, ओके मुझे ऐसे इसको इतना थ्रॉटल, नो, नथिंग, ऑटोमेटिक हो जाता है, तुम्हारा बॉडी ऐसे ही सब कर लेता है। ओके, एट द बिगिनिंग तुम थोड़ा मतलब पैनिक करते हो इधर उधर, बट लेटर ऑन लाइक ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब जिसको बाइक चलाना, गाड़ी चलाना आता है, उनको एक्सपीरियंस है, और मेजॉरिटी लोग को तो ये एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इसको एग्जांपल की तरफ से ले रहा हूँ। तो हम लोगों के अंदर वो नेचुरल लर्निंग, मसल मेमोरी लर्निंग है, हम बस मोस्ट ऑफ द टाइम उसको यूज नहीं करते। तो ये बुक बोल रहा है कि योर सेल्फ टू इज दैट मसल मेमोरी, दैट नेचुरल लर्निंग थिंग दैट योर ब्रेन, योर बॉडी हैज। तो उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो। तुम्हारा वो ईगो, वो सेल्फ वन को ये ईगो बोलता है, अरे तुमने मिस किया, ये क्यों किया, तुमने स्कोर किया, यू आर द ग्रेटेस्ट, लेट्स गो, ठीक है, तो ये मत करो बोल रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से। तुम्हारा नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, उसको इंकरेज करो, उसको यूज करने की कोशिश करो। दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से, ठीक है। लेट द फ्लावर ग्रो बोल रहा है ये। किसी लोगों को थोड़ा लगेगा ये जेन टाइप स्टफ है क्या, ये जो बोलते हैं कि इनर सेल्फ, इनर दिस दैट, मेजॉरिटी है, पर ये बुक क्लियरली डिफाइन करता है कि तुम्हारे अंदर दो चीज़ है। एक है तुम्हारा सेल्फ वन, दिमाग जो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे अंदर के हर एक एक्शन को क्रिटिसाइज करता है, ये अच्छा ये बुरा है, और दो जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है विदाउट एनी कॉन्शियसनेस, स्टफ लाइक दैट। अब स्पोर्ट्स पे तो अगर तुम्हें कोई इतना फास्ट, एक प्रोफेशनल प्लेयर तो बहुत फास्ट सर्व करता है, तो फास्ट सर्व करने के वक्त तुम अगर अपने दिमाग से ही लड़ रहे हो, अरे तुम्हारा पोस्टर अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, तो तुम्हारा मसल मेमोरी ना, वो रिफ्लेक्स अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि ठीक है, अपना मसल मेमोरी को यूज करो। तुम इतने साल से ट्रेन कर रहे हो, उसको पता है कि कैसे चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना है, तो उसको ट्रस्ट करो। बेसिकली ये बुक ये बोल रहा है।
दैट्स द थिंग। अब जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, खेलते हैं, उनको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। एंड आई फील लाइक सब लोगों ने अपने ज़िंदगी में एक ना एक गेम तो खेलना ही है, इसलिए दिस बुक इज़ रिलेटेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। When I was a child, I used to play touch football, and I noticed that I played quite a lot better when I'd just come home after my dad had taken me out to see San Francisco 49ers play. I hadn't studied the passing technique of Frank Albert, but I had picked up something and it made a difference when I played. I think most people have experienced something very similar to this. Although it is obvious that we can learn a great deal by watching better players play tennis, we have to learn how to watch. The best method is to simply watch without assuming that how the pro swing is how you should be swinging. In many cases, for a beginner to try to swing like a pro would be like asking a baby to walk before it has crawled. To formulate technique while watching the pro or trying to imitate too closely can be detrimental to your natural learning process. Instead, allow yourself to focus on whatever most interests you about the movement of the pro you're watching. Self 2 will automatically pick up elements of the stroke that are useful to it and discard what is not useful. With each element new swing, observe how it feels and how it works. Allow the natural learning process to lead you toward your best stroke. Do not force yourself to make the change. Just allow self 2 to play around while it searches for new stroke possibility. In doing so, it will use what it can of the hints picked up in the observation of the pro. Based on my experience and the experience of those I have worked with, Self 2 has very good instinct about what it is time to work on any particular element of your stroke. In learning how to learn by watching pros play, you may want to alternate between external observation and experiment on the court until you have the confidence that you can access the particular stroke technique you're working on. With the inner game approach, the final authority stays inside during alternation between external observation and total focus of awareness on your own movement. But there is no judgment necessary in the process. You see difference between what you are doing and the external model, but simply notice them and continue to observe, feel your own movement and check the result. The prevailing learning mindset is a freedom to search for the field that works for you. अभी ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर तुमने इम्प्रूव करना है तो यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रोज। पर अगर तुम किसी प्रो को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो जो मूवमेंट्स कर रहा है तो तुम्हें वो एग्जैक्टली फॉलो करना है। तो बेसिकली द राइटर ऑफ दिस बुक इज सेइंग कि अगर जब वो लाइक एक गेम देखने के बाद वो गेम खेलने जाता था तो वो बचपन पे लाइक व्हेन ही वाज अ किड ही प्लेड बेटर। द रीजन इज बिकॉज जब वो टीवी पे प्रोज कैसे खेल रहा है देखता था, वो ऑब्जर्व करता था और वो उसी टेक्निक को जाके ट्राई करने की कोशिश करता था। वो अच्छा खेलता था, कभी बुरा। एंड द रीजन इज अगर तुम प्रो जैसा मूव कर रहा है वैसा ही मूव डायरेक्ट कॉपी करने की कोशिश करोगे तो यू आर गोइंग टू फेल। वो लोग प्रोफेशनल्स है। इसका मतलब ये कि अगर कोई प्लेन उड़ा रहा है और तुम उनको प्लेन उड़ाते हुए देख रहे हो तो तुम इंस्टेंटली प्लेन चढ़ने के बाद तो तुम उड़ा नहीं सकते ना, ऑफ कोर्स यू आर गोना क्रैश। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वो लोग प्रो है क्योंकि वो बहुत सारी ट्रेनिंग करने के बाद वो बॉडी के सर्टेन मसल पार्ट्स को ट्रेन करते हैं, इसलिए वो शॉट्स ले सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है और जाकर उस टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश करना है। और कॉपी करने के बाद अगर तुम उस टेक्निक को वो प्लेयर की तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा बॉडी का मूवमेंट उस प्लेयर से डिफरेंट है, तुम्हें ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि ओके हाउ वाज माय स्विंग। तुम्हें ये नहीं करना है कि मैं तो उस प्रो की तरह नहीं खेल पा रहा हूँ, मेरा बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, उसका ऐसे मूव कर रहा है, मैं तो ये कभी कर ही नहीं सकता। तुम्हें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व, ठीक है, कि वो प्लेयर कैसे खेल रहा है और तुम्हें बस कॉपी करने की कोशिश करना है। और तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि तुम्हारे बॉडी के कौन से पार्ट लाइक एक्चुअली अच्छे से मूव कर रहे हैं और तुम्हें बस उनको होन करना है और स्लोली ऑब्जर्व करना है कि फिर से वो प्लेयर कैसे मार रहा है, देखना है और फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करना है और जो जो पार्ट मिस्टेक है उसको लाइक स्लोली फिक्स करना है। दैट इज बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से इन अ सिंपल टर्म। वॉच फॉर फन, नॉट टू कॉपी एवरी डिटेल। तो तुम्हें बस फन के लिए देखना है, ऑब्जर्व इट। तुम्हें हर एक डिटेल नहीं देखना कि ओ ये पैर ऐसा रख रहा है ऐसे, क्योंकि स्पोर्ट्स पे ये बुक बात पे एक्सप्लेन करेगा कि उस प्रोफेशनल प्लेयर का बॉडी और तुम्हारा बॉडी डिफरेंट है। वो प्रोफेशनल प्लेयर जैसे मूव करता है वैसे मूव करने के बाद उसको वो शॉट्स और वो लाइक गोल वो फ्लॉलेसली मार सकता है। तो अगर तुम उसी चीज़ को वर्ड फॉर वर्ड, बॉडी पार्ट फॉर बॉडी पार्ट कॉपी करोगे तो तुम फ्लॉलेसली नहीं खेल पाओगे, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर और तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। अगर तुम हालैंड कैसे खेलता है ऐसे
देखकर कॉपी करने की कोशिश करोगे, अगर तुम्हारा हाइट मेरी तरह 5'6" है, तो ऑफ कोर्स यू आर गोना लूज भाई। वो 6 फुट से बड़ा आदमी है, उसकी तरह हम जंप नहीं कर सकते, तो अगर उसकी तरह हम खेलने की कोशिश करेंगे तो हम फेल करेंगे। तो हमें हालैंड को देखना है और उसका क्या मूव है, बस उसको कॉपी करने की कोशिश करना है और ऑब्जर्व करना है। और उसका कोई मूवमेंट हमारे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो ठीक है, हमें उसको फेंकना है। और कोई मूवमेंट बहुत ही कंफर्टेबल है और उसकी वजह से हम फ्लॉलेसली मूव करके गोल मार सकते हैं, खेल सकते हैं, तो उसको हमें ऑब्जर्व करके हमें उसको यूज करना है और इस्तेमाल करना है। सो दैट इज व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू से। वॉच फॉर फन, नॉट टू कॉपी एवरी डिटेल, लेट योर डूइंग ब्रेन टेक नोट। तो तुम्हारा जो मसल मेमोरी वाला ब्रेन है, द ब्रेन 2, उसको यूज करो और उससे नोट टेक करने की कोशिश करो। ओके, सो आई लाइक हाउ माई हैंड मूव्स लाइक दिस, सो नेक्स्ट टाइम भी मुझे ऐसे मूव करना है। ठीक है, तुम्हारा वो क्रिटिकल ब्रेन को अभी ऑफ ही रखना है, क्योंकि अगर वो क्रिटिकल ब्रेन ऑन हो गया तो वो बोलने लगेगा अरे वो पूरा ऐसे मार रहा है तो भी ऐसा ही मारना पड़ेगा, तुम्हारा बॉडी ऐसे क्यों नहीं कर रहा, तुम खेल नहीं सकते, वो नहीं सकते, तुम फिर से डिमोटिवेट होना शुरू करोगे। सो लेट योर डूइंग ब्रेन टेक द लीड। ठीक है, एंड ट्राई इट आउट एंड प्ले अराउंड। और वो कैसे वो खेलता है इसी तरह अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, और एज आई सेड अगर कोई चीज़ अच्छा लगे तो उसको पिक करो, कोई चीज़ बुरा लगे तो उसको फेंक दो। डोंट गेट मैड व्हेन यू मेक अ मिस्टेक। एज आई सेड, गुस्सा मत हो, क्योंकि वो प्रो है, वो 20-30 साल से खेल रहा है और तुम अभी शुरू कर रहे हो। ठीक है, इट्स लाइक यू आर वॉचिंग अ बिलियनियर और वो जो चीज़ अटेम्प्ट कर रहा है उसका ऑब्वियसली सब कुछ फ्लॉलेसली हो रहा है और तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ऑफकोर्स इज अ बिलियनियर। वो गेम पे पिछले 20 साल से इस बिजनेस गेम पे तुम अभी एंटर कर रहे हो, तो ऑफकोर्स यू आर गोना मेक मिस्टेक्स। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास उसकी तरह एक्सपीरियंस नहीं है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ। एज आई सेड, बस खेलते ही रहो, ट्रेन करते ही रहो, उसकी तरह ऑब्जर्व करो, ट्राई टू सी व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट, एंड ऐसे ही तुम अच्छे बनोगे। दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से। In summary, I believe someone who has discovered his or her best stroke can help you discover your best stroke. Knowledge of technique learned by one person can give another an advantage in discovering what technique works best. But it is dangerous to make that person's stroke or any stroke description into your standard for right and wrong. Self one easily gets enamored of formulas that tells it where the racket should be and when. It likes the feeling of control it gets from doing it and by the book. But the self too likes the feeling of flow, of the whole stroke of one thing. The inner game is an encouragement to keep in touch with self to learning process you were born with, while avoid getting caught up in trying too hard to make your strokes conform to an outside model. Use outside model in your learning, but don't let them use you. Natural learning is always will be from inside out, not vice versa. You are the learner and it is your individual initial learning process that ultimately governs your learning. सो ये लाइन अभी क्या बोल रहा है कि एज आई सेड, जस्ट बिकॉज लेट्स से कि मैंने एक अच्छा स्ट्रोक मारना सीख लिया तो मैं दूसरे को सिखा सकता हूँ, दैट्स नाइस, पर मुझे दूसरे को मेरी तरह स्ट्रोक मारना नहीं सिखाना। मुझे उनको ये सिखाना हो कि मैंने कैसे बेस्ट स्ट्रोक मारना सीखा, नॉट कि ओके ये हाथ ऐसे करो, बॉडी को 90 डिग्री पे रखो, ऐसे करो फिर ऐसे मारो। नो, दिस इज नॉट टीचिंग। ये बोल रहा है कि हमारा फर्स्ट क्रिटिकल ब्रेन, उसको फॉर्मूलाज बहुत पसंद है। ओके, इसने ABC फॉलो किया तो मैं भी ये ABC फॉलो करूंगा और मुझे भी वही सेम रिजल्ट मिलेगा। नो, एज आई सेड, हर एक लोग का बॉडी डिफरेंट होता है। अगर तुम ABC ही फॉलो करोगे तो तुम्हें वो सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक आई सेड, क्योंकि यूट्यूब, अगर तुम यूट्यूबर हो मेरी तरह तो तुम्हें पता है कि अ कपल ईयर्स अगो मिस्टर बीस अपना यूट्यूब का सब फॉर्मूला सबको दे रहा था, लाइक मैंने यूट्यूब पे ये किया, थंबनेल पे ये तुम फॉलो करोगे तो तुम ये होगा। पर कोई भी इंसान मिस्टर बीस्ट को नहीं जीत पाया वही फॉर्मूला फॉलो करके, क्योंकि एज आई सेड उसका यूट्यूब का बिजनेस मॉडल जैसे चलता था वो अगर दूसरा फॉलो ही करेगा तो भी वो यूजफुल नहीं होगा। ओके, मतलब उसका कोई चंद फॉर्मूलाज यूज करके वो अपने ही यूट्यूब चैनल पे यूज करके अपना ही कोई डिफरेंट फंडा मिक्स करके करेगा तो ऑफ कोर्स सक्सेसफुल होगा, और बहुत सारे चैनल सक्सेसफुल हुए भी थे उस टाइम पे। पर जिस इंसान ने लिटरली D2 कॉपी करने की कोशिश की तो वो फेल हो गया, जस्ट लाइक मी, आई एम एन एग्जांपल। मैं अभी लर्न कर रहा हूँ ये सब, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जस्ट बिकॉज कि कोई प्रो बोल रहा है कि हाँ तुम्हें सुबह उठकर ऐसे करना है, ये लिफ्टिंग करना है, ऐसे करना है, फिर तुम प्रो होगे, तो तुम वो डायरेक्टली कॉपी करोगे तो तुम नहीं होगे, चांस बहुत ही कम है। अगर तुम्हारा और उस प्लेयर का बॉडी सेम है, बाय एनी चांस इट माइट वर्क, अगर नहीं तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो कीप दैट इन माइंड। तुम्हें उसका फॉर्मूला फॉलो करना है, पर ऑब्जर्व भी करना है कि उसके फॉर्मूले से
कौन कौन से पार्ट तुम पे अप्लाई नहीं होते और तुम्हें उसको फेंकना पड़ेगा और अपना ही मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट लगाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से। तो अगर कोई इंसान तुम्हें सिखा रहा है कि इसको 90, इसको 40, इसको ये एंगल पर करो और ये से मारो, इधर उधर देखो, तो लर्न फ्रॉम हियर, पर उसका हर एक चीज़ को मतलब डायरेक्टली मत लो, ऑब्जर्व करो कि उसका टीचिंग से कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ तुम पे अप्लाई नहीं होता। अब ये नेचुरल लर्निंग प्रोसेस एज आई सेड, जैसे बच्चे को तुम कैसे नहीं सिखाते, वो खुद गिरता है उठता है गिरता है उठता है, ऐसे ही यू हैव टू लाइक लर्न, लाइक ऑब्जर्व। अगर तुम कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फेल, सो उस फेलियर को ऑब्जर्व करो और पता करो कि किस चीज़ से लगा है और इस चीज़ को फेंको, उस चीज़ से लर्न करो। दैट इज बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से। It is painful process to fight one's way out of a deep mental groove. It's like digging yourself out of a trench. But there is a natural and more childlike method. A child doesn't dig his way out of his old groove. He simply starts a new one. The groove may be there, but you are not in it unless you put yourself there. If you think you are controlled by a bad habit, then you will feel like you have to try to break it. A child doesn't have to break the habit of crawling because he doesn't think he has a habit. He simply leaves it as he finds walking an easier way to get around. Habits are a statement about the past, and the past is gone. There may be deep groove in the nervous system which will take your forehand on the rollover tip if you choose to step into the trench. On the other hand, your muscles are as capable as they ever were of swinging your racket through flat. There is no need to strain all the muscle in the arm to keep the racket flat. In fact, it requires fewer muscle to keep it flat than it does to roll it over. Fighting the fantasy of old habit is what causes the conspicuous tennis player to strain and tighten unnecessarily. In short, there is no need to fight old habit. Start new one. It is resisting of old habit that puts you in the trench. Starting a new pattern is easy when done with childlike degrade for imagined difficulty. You can prove this to yourself with your own experience. So ये क्या बोल रहा है कि हम बोलते हैं कि बैड हैबिट ब्रेकिंग इज हार्ड, बैड हैबिट ब्रेकिंग इज हार्ड, एंड ये बोल रहा है कि नो, ब्रेकिंग बैड हैबिट इज नॉट हार्ड. बैड हैबिट इज समथिंग वी लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू इट. सो ये बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा है. कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम मतलब वो जन्म लेता है तो वो ऐसे क्रॉल करता है, पर जब वो मतलब उठ के चलना सीखता है तो वो स्टिल क्रॉल नहीं करता, क्योंकि वो बच्चा उस क्रॉलिंग को बैड हैबिट की तरह नहीं लेता. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर ऑलवेज स्मोकिंग, ठीक है, तो तुम्हें उस स्मोकिंग को बैड हैबिट की तरह नहीं लेना. मे बी लाइक यू कैन जस्ट लाइक च्यू दोज निकोटिन गम और समथिंग लाइक दैट, जो तुम्हें वो सेम हिट दे ब्रेन पे. अब मैं सिगरेट नहीं पीता इसलिए आई डोंट नो अबाउट दोज स्टफ लाइक दैट, पर ये बोल रहा है कि बैड हैबिट को ब्रेक करना ईजी है. तुम्हारा जो ओल्ड पैटर्न है उसी चीज़ को बस डिफरेंट तरीके से अचीव करने की कोशिश करो. ये मतलब नहीं कि तुम ड्रग्स खा रहे हो तो भाई तुम्हें और बड़ा नशीला चीज़ खाना है. नो, लाइक ट्राई टू फाइंड समथिंग दैट इज एक्चुअली गुड बट दैट गिव्स यू द सेम फीलिंग. सो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पहले ड्रग्स करता था, पर मैं जब जिम जाने स्टार्ट किया तो मुझे वो सेम अचीवमेंट, वो सेम अच्छा फीलिंग जो ड्रग्स देता था वो जिम से मिला. सो उन्होंने ड्रग्स को जिम से रिप्लेस कर दिया अच्छे चीज़ से. अब कोई इंसान इसी नॉलेज को लेगा, बोलेगा कि ओके मुझे सिगरेट से नहीं हुआ तो मैं इसको रिप्लेस करके ड्रग करूंगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है. पागलों की तरह कमेंट पे जाके ये मत लिखो. ऑलराइट, तो दैट्स से ये बोल रहा है कि ब्रेकिंग बैड हैबिट इज नॉट हार्ड. ओके, तुम्हें बस उसका पैटर्न ढूंढना है कि क्या चीज़ वो बैड हैबिट के लिए तुम्हें इंकरेज कर रहा है और तुम्हें उसको चेंज करना है और दूसरा अच्छा हैबिट से रिप्लेस करना है. जस्ट लाइक कि कोई बच्चा ऐसे क्रॉल कर रहा है तो वो जिंदगी भर क्रॉल नहीं करेगा, उसको वो हैबिट नहीं मानेगा. जब वो वॉक करना सीखेगा तो उसको पता चलेगा कि ओके तुम्हें ए से बी तक क्रॉल करके भी जा सकता हूँ या वॉक करके भी जा सकता हूँ. सो वॉकिंग इज ईजी, सो मैं अब से वॉक ही करने की कोशिश करूँगा. सो सिंपल एज दैट. तो ये टेनिस की बात पे बोल रहा था कि इंस्टेड ऑफ लाइक स्विंगिंग इन अ बिग हैंड यू शुड यूज अ फ्लैट हैंड. तो हम टेनिस प्लेयर नहीं है तो हम ये नहीं समझ सकते. सो बट इन अ ईजी वे ये ऐसे बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे छोड़ना पड़ेगा, ओ नो मुझे फिर से पीना पड़ेगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो बीइंग टेंस. और ये इसी को टेनिस के लैंग्वेज में बोल रहा था कि इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो बीइंग टेंस, ओके तो मुझे ऐसे नहीं मारना, मुझे ऐसे साइड से मारना है. ओके फिर से मैं ऐसे मार रहा हूँ, फिर से ऐसे, क्यों और वो सोचते ही जाता है और वो स्लोली ऐसे मारने की कोशिश पे अपना मसल टाइट करना शुरू कर देता है. और इसी स्टाइल से मारने के बाद भी उसका शॉट अच्छे से नहीं जाता क्योंकि उसका मसल टेंस हो चुका है, जबकि उसको ये लूज करना पड़ता है. तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग आउट हाउ टू चेंज बैड हैबिट, फिगर आउट अ वे जिससे तुम्हें वो बैड हैबिट जो फीलिंग देता है वही फीलिंग अचीव हो बट इन अ नाइसर वे. ठीक है, सो सिंपली ऐसे लो. ऑलराइट, होपफुली अंडरस्टैंड हो ही गया होगा. तो अब ये आइडिया कि हाउ वी कैन लाइक चेंज आवर पैटर्न, हाउ आवर बिहेवियर, इसको इसने ब्रेक डाउन किया है.
सो इसका पहला स्टेप है कि वॉच योर सेल्फ विदाउट बीइंग मीन, मतलब अपने आप को नॉन जजमेंटल वे पे ऑब्जर्व करो। जस्ट बिकॉज यू डू सम मिस्टेक अपने आप को कोसो मत, ठीक है, अपने आप को डांटो मत, वो क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वो ब्रेन होता है, ब्रेन वन, वो क्रिटिकल ब्रेन, वो क्रिटिसाइज करता ही करता है। सो पहला चीज़, अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो। ये बोल रहा है कि फॉरगेट ऑल हैबिट्स, वाइप अवे ऑल प्रीवियस थॉट अबाउट व्हाट इज रॉन्ग विथ योर मूवमेंट। तो ये टेनिस के मामले पे एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं उसी के माध्यम से जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो लेसन कर रहा है उसको तो थोड़ा बेसिक तो पता चल ही चुका होगा टेनिस के बारे में। तो चलो, वाइप अवे ऑल प्रीवियस थॉट अबाउट व्हाट इज रॉन्ग विथ योर मूवमेंट। तो तुम्हारे पहले के रैकेट स्विंग मूवमेंट पे जो जो गलतियां है उसको अभी के लिए भूल जाओ। डू नॉट क्रिटिसाइज, डू नॉट डू नथिंग। पिक द स्पेसिफिक शॉट और मूव यू वांट टू चेंज, नॉट जस्ट द वन यू जज एज योर वर्स्ट। तो अपना जो मूवमेंट है, तुम्हें जो चेंज करना है उसको पहले पिक करो, ठीक है, नॉन जजमेंटल वे पे। ओके, ये मेरा सबसे वर्स्ट शॉट है, इसको चेंज करना है। नो, लाइक तुम्हें कौन सा शॉट, मतलब प्रैक्टिकली जब तुम खेल रहे होते हो और वो शॉट नहीं लग रहा होता, लाइक ऑब्जर्व इट एंड पिक दैट शॉट, ओके, एंड ट्राई टू जस्ट लाइक पिक दैट शॉट। फिर जस्ट ऑब्जर्व, डोंट फिक्स इट। फिर उस शॉट को ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि तुम्हें ये शॉट अच्छे से नहीं मार पा रहे, उसको ऑब्जर्व करो। दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से, जस्ट ऑब्जर्व कि तुम्हारे टेक्निक पे क्या फॉल्ट्स है। नोटिस द रिजल्ट सॉफ्टली, काउंट हाउ मेनी हिट्स हिट द नेट और गो फार विदाउट बीइंग अपसेट। और ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो वर्स्ट स्टाइल है उसी स्टाइल से खेलो और ऑब्जर्व करो कि ये वर्स्ट स्टाइल एक्चुअली वर्स्ट है क्यों। क्यों तुम्हारा जब तुम इसी स्टाइल से बॉल मारते हो तो वो बॉल नेट पे लगता है और तुम्हें डबल फॉल्ट मिलता है और समथिंग लाइक दैट। क्यों, लाइक व्हाट is wrong with this technique that is causing the ball to go there when it should go there, okay? So observe that. Paint a movie in your mind. Look at someone who does the move with high power or skill, listening to the sound of impact without over analyzing. Close your eyes and picture yourself doing the exact move with total power and success. Imagine the visual motion, the feeling in your hand and hear the sound of a perfect hit. So ये क्या बोल रहा है कि ओके, जब तुम अपने शॉट्स को ऑब्जर्व करोगे उसके बाद, लाइक इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग जस्ट विजुअलाइज, ओके, अगर यही शॉट कोई अच्छा लाइक लाइक नाइस प्लेयर लाइक रॉजर फेडरर मार रहा है तो वो कैसे पावर शॉट मारेगा और लाइक किस तरीके से इसी बैट टेक्निक को वो अच्छे करके मार पाएगा। विजुअलाइज इट, ट्राई टू सी द मूवमेंट, बस अपने दिमाग पे विजुअलाइज करो कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइक इन बिफोर प्रैक्टिसिंग विजुअलाइज इट, ठीक है, क्योंकि एज आई एक्सप्लेन बिफोर, इफ यू ऑब्जर्व अ प्लेयर एंड ट्राई टू गो एंड प्ले इन द सेम वे, then you do better than a person who never watches the game. Kyunki a person who watches a tennis game is going to be way better than a person who never watches the tennis game, because just from observing his second brain learns, and just by instinct the second brain starts performing. So that is what we are aiming for here, ठीक है। तो इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि वो शॉट कैसे मारता है, कैसे, लेट योर बॉडी डू द वर्क। और जब तुम विजुअलाइज करना फिनिश करोगे तो तब तुम उसी स्टाइल पे उस मूवमेंट को करने की कोशिश करो, जस्ट हाउ यू विजुअलाइज इट। और इस पे लिटरली तुम्हें लाइक मसल मेमोरी के पावर के थ्रू करना पड़ेगा। अगर तुम अपना क्रिटिकल ब्रेन यूज करोगे तो तुम्हारे क्रिटिकल ब्रेन को हमेशा फॉर्मूला ही चाहेगा, स्टेप 1, स्टेप 2 जंप, स्टेप 3 पाउंड, स्टेप 4 पोजिशन 4, लाइक दिस। पर इस पे तुम्हें स्टेप्स पे ब्रेक डाउन नहीं करना। हाउ योर ब्रेन 2 वर्क्स इज, ब्रेन 2 बस फीलिंग और फ्लो के साथ काम करता है, उसके लिए तुम्हें कभी स्टेप्स मिलेगा ही नहीं। और अगर तुम स्टेप्स खोजने की कोशिश करोगे, लाइक लेट्स से यू डू अ रियली नाइस शॉट, इस पे एक एग्जांपल भी है। इससे कि कोई लड़की मतलब बहुत अच्छे से खेल रहा था, वो अच्छे से स्ट्रोक्स मार रहा था और मैच जीत रहा था। फिर सेकंड प्लेयर ने उसको जाके बोला कि वाओ योर स्ट्रोक्स आर रियली नाइस, यार तुम ये स्ट्रोक्स कैसे मारते हो। और जब उसने ये पूछा, और टेनिस पे ये रूल भी है कि अगर तुम्हें किसी का गेम बिगाड़ना है तो ऐसे पूछो, तो बाद पे सेकंड लेग पे वो लड़की मिसेस करना शुरू किया, क्योंकि उसने क्या सोचा कि ओके तो मैंने ये शॉट इतने अच्छे से मारा, तो ओके मैंने कैसे मारा इस शॉट को इतने अच्छे से, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और वो अपने ही प्रोसेस को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। जब उसका मसल मेमोरी ऑटोमेटिकली अच्छे से चल रहा था, उसने अब ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन करने की कोशिश की और वो खुद कंफ्यूज हो गया कि उसने कैसे मारा ये शॉट। और उसी पे वो उसका ब्रेन मेल फंक्शन होना शुरू हो गया, कुछ ज़्यादा ही सोचना शुरू हो गया, वो पॉइंट्स लूज करना शुरू किया। सो यू हैव टू गो विद द फ्लो, और उस फ्लो को ट्रस्ट करना भी स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम्हें ब्रेन 2 को ट्रस्ट करना है तो बिकॉज इट वर्क्स ऑन फ्लो और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तुम्हें बस उसको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम स्टेप्स ढूंढने का काम स्टार्ट करोगे तो तुम गए बेटे, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू से। वॉच द मैजिक अनफोल्ड, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द चेंज। और जब तुम्हारा स्ट्रोक्स अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा,
नेवर डू दिस थिंग कि ओके अब मेरा स्ट्रोक अच्छा हो गया, कैसे अच्छा हो गया। अगर तुम फिर से ब्रेक डाउन करना शुरू करोगे तो तुम जजमेंटल हो जाओगे। तुम्हें नॉन जजमेंटल होना है, ठीक है। तुम्हें बस वो मसल मूवमेंट एंड एवरी फ्लो, उन फील को याद करना है, ठीक है, एंड स्टफ लाइक दैट। अगर उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे तो यू हैव फेल्ड, कीप दैट इन माइंड। आई हैड टू सर्च माई सेल्फ फॉर द आंसर। I realized that there was distinctly different kind of satisfaction gained in two method of hitting the ball. When you try hard to hit ball correctly and it goes well, you get a certain kind of ego satisfaction. You feel that you are in control, that you are master of the situation. But when you simply allow the serve to serve itself, it doesn't seem as if you deserve the credit. It doesn't feel as if you were the one who hit the ball. You tend to feel very good about the ability of your body and possibly even amazed by the result. But the credit and the sense of personal accomplishment are replaced by another kind of satisfaction. If a person is out on the court mainly to satisfy the desire and doubts of ego, it is likely that in spite of the lesser result, he will choose to let self-one play the major role. ये क्या बोल रहा है कि इस बुक लिखने वाले बंदे ने क्या रियलाइज़ किया, हमारा ब्रेन वन पे बहुत ईगो है। जब भी अगर हम कोई शॉट मारते हैं और वो शॉट से हमने कोई मैच जीता भी, तो अगर ये ब्रेन ब्रेक डाउन नहीं कर पाया कि उसने ये शॉट कैसे मारा, तो उसको वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। पर अगर उसने उस शॉट को ब्रेक डाउन किया हो कि सो आई डिड दिस 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 दिस, मैंने जीता, तो उसको वो ईगो हिट करेगा कि देखा मैंने ये सब किया इसलिए मैंने जीता। पर अगर उसने उस स्टेप को ब्रेक डाउन ही करने की कोशिश की पर वो ब्रेक डाउन कर ही नहीं पाया, तो उसका दिमाग मतलब सोचेगा कि ये मैंने नहीं किया, ये किसी लक के वजह से मैंने जीता, दिस इज़ नॉट समथिंग आई अर्नड माई सेल्फ। सो उसने ये थिंग डिस्कवर किया और उसने ये चीज़ हमें बोल रहा है कि अगर तुम्हें सेल्फ टू से काम करना है तो तुम्हें इस ईगो को बंद करना पड़ेगा। तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने बॉडी को कि ओके वेदर दिस इज लक और वेदर दिस इज समथिंग, बट आई कैन हिट द बॉल परफेक्टली व्हेन आई गो विद द फ्लो, सो आई विल गो विद द फ्लो। क्योंकि अगर तुम उस फ्लो को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे, अगेन ईगो कम्स इन, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन वन हर एक चीज़ को डाइसेक्ट करके फॉर्मूला पे निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो चीज़ फॉर्मूला पे निकलेगा तो वो क्रेडिट ले पाएगा कि ओके ये चीज़ मैंने इन्वेंट किया है, दिस इज समथिंग आई इन्वेंटेड, दिस इज माई, तो समथिंग लाइक दैट ये बोल रहा है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि सेल्फ वन प्लेस फॉर ईगो एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर तुम्हें बस जीतने के लिए खेलना है और लाइक यू जस्ट प्लेइंग द गेम फॉर द लव ऑफ द गेम, तो तुम्हें वो फिगर आउट करने की कोशिश नहीं करना पड़ेगा कि ओके हाउ आई एम हिटिंग द शॉट दिस लाइक दैट, आई नो आई लाइक द फीलिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लेस, आई प्ले दिस वे एंड स्टफ लाइक दैट। तुम्हें इस तरीके से जाना है। दिस इज व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू से। इट इज ऑल्सो वैल्यूएबल टू बिकम मोर अवेयर ऑफ रिदम। You can greatly improve your power and timing merely by paying attention to during practice to the rhythm of which you hit each of the stroke. Every player has a rhythm natural to him. If you learn to concentrate on the sense of the rhythm, it is not difficult to fall into the rhythm most nature and effective for you. Rhythm can never be achieved by overly purposeful about it. You have to let it happen, but sensitive to rhythm developed through concentration helps. So ये बोल रहा है कि when you're playing like any game, try to figure out the rhythm of the game. और हर एक प्लेयर का खुद का रिदम होता है, तो जस्ट बिकॉज अ प्लेयर इज फॉलोइंग अ रिदम, अगर तुम उस रिदम को फॉलो करोगे तो वो रिदम तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, तुम्हारा अपना ही रिदम होता है। सो व्हेन यू आर प्लेइंग द गेम, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट एंड ट्राई टू फिगर आउट द फ्लो एंड द रिदम ऑफ द गेम एंड ट्राई टू गो विद द फ्लो एंड रिदम ऑफ द गेम एंड ट्राई टू कंट्रोल द फ्लो लाइक इन अ रिदमैटिक वे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत ही कंफ्यूजिंग है रिदम 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 रिदम, ठीक है, पर ये अभी टेनिस के वे पे बोल रहा है। सो दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू से इज ट्राई टू फिगर आउट द रिदम ऑफ हाउ द गेम इज गोइंग, और तुम्हारा गेम बहुत अच्छा जाएगा, तुम्हें ईजी भी लगेगा गेम खेलना, ठीक है। इन शॉर्ट, बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी, नो व्हाट इट फील्स लाइक टू मूव योर बॉडी इनटू पोजीशन एज वेल एज हाउ इट फील्स टू स्विंग योर रैकेट। एज आई सेड, ये बोल रहा है कि अपना बॉडी के मूवमेंट से अवेयर हो कि ये बॉडी कैसे मूव कर रहा है, हाउ इट्स मूविंग, बी अवेयर एंड फील दैट फीलिंग। उस मूवमेंट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश मत करो, बट ट्राई टू फील how loosely you're swinging your arm and how you're hitting the ball. Remember, it is almost impossible to feel or see anything well if you're thinking about how you should be moving. और ये बोल रहा है कि अगर तुम सोचने लगोगे कि मुझे ऐसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है, ऐसे, तो तुम वो फीलिंग को कभी फील ही नहीं कर पाओगे कि ओके दिस इज मूविंग ईजिली, बैंग बैंग बैंग। अगर तुम्हारा दिमाग 100 चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो अभी ये जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, सोच रहे हो, उस पर तुम्हें फोकस भी नहीं होगा। और कितने सारे लोग तभी फोकस आउट भी हो चुके होंगे कि ये वीडियो को देखते देखते वो दूसरी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर लिए होंगे भाई, ठीक है। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। बहुत सारे लोग अभी जोन आउट हो भी चुके होंगे, वो वीडियो तो देख रहे हैं पर उनका दिमाग अभी ये सब एनालाइज कर रहा है, तो वो अभी प्रेजेंट पे नहीं है
और वो बस सुन रहे हैं, ठीक है, लाइक दैट। उनका दिमाग कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा, वो बस सुन रहे हैं। दे आर हियर बट दे आर नॉट प्रेजेंट। जैसे कि जब हम क्लास पे ऐसे बैठते थे, टीचर पढ़ा रही होती है, हम टीचर को देख भी रहे होते पर हमारा दिमाग कुछ समझ भी नहीं पा रहा होता, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से कि ज़्यादा मत सोचो, जस्ट लाइक फील, ट्राई टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। इज दैट ज़ेन स्टफ, ठीक है, मेडिटेशन स्टफ। और हाँ, यही था इस बुक का शॉर्ट फॉर्म। होपफुली तुम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। मैंने 137 पेज बुक ऑलमोस्ट अराउंड 40 मिनट्स के अंदर रैप अप किया है। तो होपफुली तुम इससे बहुत नॉलेज सीख लिए होगे। अगर सीख लिए होगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट पे जाके लिखो कि दूसरा कौन सा बुक मैं पढूं, डाइसेक्ट करूं। आई रियली लव रीडिंग बुक्स यार, ठीक है। तो ऐसे ही भाई मेरे पास बहुत सारे दूसरे बुक्स का ब्रेक डाउन है। अगर तुम्हें और चाहिए तो कमेंट करो यार। अब मैं हर एक वीक तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैं कोई 500 पेज बुक पढ़ रहा हूँ तो ऑफकोर्स मुझे दूसरा भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो ऑफकोर्स आई कैन कंप्लीट इट इन अ वीक, बट द मोमेंट आई कंप्लीट एंड डाइसेक्ट द बुक, मैं वीडियो डालूंगा। तो सब्सक्राइब करके बैठो अगर तुम्हें ऐसे बहुत नॉलेज पसंद है तो। आई सी यू गाइस इन अ बिट, बाय बाय।